तो लास्ट सेशन में जो हमने बात करी थी वो सोक्रेटिस और प्लेटो के बारे में बात करी थी। उसी सीरीज को, एथिक्स की सीरीज को हम लोग इस सेशन में भी करेंगे और वेस्टर्न फिलॉसफी के नज़रिए से, वेस्टर्न फिलॉसफी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि एथिक्स वो किसको बोलने की कोशिश कर। और जैसे मैंने बताया था कि एथिक्स में, वेस्टर्न फिलॉसफी में ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि वहाँ पे ऐसा नहीं था कि टेक्स्ट को कोट कर देते, जैसे हम वेदों को कोट करके बोल देते हैं कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी में इट्स ए लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम का मतलब कि मेरे गुरु ने कुछ बोला है तो मैं उसमें कुछ सुधार करूंगा और उसके बाद अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। तो ये हमने लास्ट वीडियो में समझा था। तो अभी हमारे सामने जो हमने अभी तक बात करी थी वो सोक्रेटिस के बारे में बात करी थी। सोक्रेटिस, जिनको वाइजेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट बोला हुआ है, बहुत बहुत इंटेलिजेंट और संत आदमी। और उसके बाद हमने बात करी थी प्लेटो के बारे में थोड़ी सी, और अभी हम सिर्फ एथिक्स के रिलेटेड बात कर रहे हैं। अब इनकी फिलोसफी के बारे में हमने बात नहीं करी, वो हम कभी किसी और सेशन में करेंगे। तो प्लेटो की हमने बात करी थी। प्लेटो के बारे में एक लाइन जो बोली जाती है वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर की, the whole Western philosophy is nothing but just the footnotes of Plato. वेस्टर्न फिलोसफी कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्लेटो के फुटनोट्स ही हैं, उन्हीं की दी हुई बातें हैं। उनको तोड़ मरोड़ के बाकी के जितने भी अमेरिकन और जर्मन और इटालियन और जो भी फिलोसोफर्स हुए हैं, उन्होंने अपने अपने ढंग से इन्हीं को रखने की कोशिश करी है, प्लेटो के फिलोसफी। उनके भी जो शिष्य थे, उनके जो स्टूडेंट थे, जिनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल अलेक्जेंडर के गुरु थे। इन्होंने 5 से 6 साल अलेक्जेंडर को पढ़ाया था, जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पढ़ाया था। तो एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को पढ़ाया था। और एरिस्टोटल के बारे में ये भी बोला जा सकता है कि ये सबको लेके चलते थे, ये सबको स्टडी करते थे। जितने भी प्री सोक्रेटिस में, सुकरात से पहले या सोक्रेटिस से पहले जितने भी फिलोसोफर्स हुए, चाहे वो थैलिस हो गया, या फिर हम बात करेंगे इनफैक्ट पाइथागोरस हो गया, प्रोटागोरस हो गया, या जो भी फिलोसोफर्स हुए, हेराक्लाइटस वगैरह, उन सबको स्टडी करके, और इन्होंने अराउंड 400 बुक्स लिखी। 400 बुक्स मतलब 400 अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर इन्होंने बुक्स लिखी। और आज भी हम चाहे बायोलॉजी की बात करें, जूलॉजी की बात करें, मेडिसिन की बात करें, कोई भी हम बात करें, तो हम जो टर्म्स लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो एरिस्टोटल की बुक से ही लेते हैं आज भी। तो एरिस्टोटल के बारे में इतना ही बताना चाहूंगा। तो जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो एरिस्टोटल ने एथिक्स में, वेस्टर्न फिलोसफी में एरिस्टोटल का एथिक्स में बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। एथिक्स अगर हम पढ़ते हैं तो एरिस्टोटल से पढ़ते हैं। हमने सोक्रेटिस के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि सोक्रेटिस ने नॉलेज को बारे में बताया। प्लेटो ने 4 कार्डिनल वर्च्यूज के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने विजडम को रखा टॉप पे। एंड उन्होंने बात करी टेम्परेंस की, उन्होंने बात करी करेज की, उन्होंने बात करी जस्टिस की। ये 4 कार्डिनल वर्च्यूज के बारे में बात करी। एरिस्टोटल ने सबको पढ़ा, सबको समझा, और एरिस्टोटल ने उसके बाद एक निष्कर्ष निकाला जिसको हम बोलते हैं, इनफैक्ट इन्होंने सोफिस्ट को भी पढ़ा। सोफिस्ट, जैसे मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया था, सोफिस्ट वो फिलोसोफर थे, स्कूल था फिलोसफी का, जिन्होंने सबसे पहले पेड एजुकेशन शुरू करी थी। तो उनको उस टाइम के फिलोसोफर्स बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानते थे। खासकर प्लेटो वगैरह तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते थे, प्लेटो सोक्रेटिस बिल्कुल अच्छा नहीं मानते थे सोफिस्ट स्कूल को। क्योंकि ये सिर्फ ऑरेटर्स बनाते थे, बड़े अच्छे अच्छे स्पीकर्स बनाते थे, जिनको नॉलेज इतनी नहीं होती थी, फिलोसफी में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं था। बट हाँ, ऑरेटर्स और स्पीकर्स और कम्युनिकेटर्स और ये सब बहुत अच्छे होते थे। तो जब इनफैक्ट एरिस्टोटल ने सोफिस्ट को भी स्टडी किया, और सोफिस्ट से इन्होंने एक चीज ली। सोफिस्ट के अकॉर्डिंग एथिक्स का मतलब ये था, मैं स्पेलिंग इसकी लिखता हूँ, सोफिस्ट, इनके अकॉर्डिंगली एथिक्स का मतलब था जस्ट हैप्पीनेस। सोफिस्ट कहते थे कि जिस चीज से भी हैप्पीनेस मिल रही है वो मोरल है।
जिस चीज से भी हैप्पीनेस नहीं मिल रही तो वो इमोरल है। तो इन्होंने हैप्पीनेस की बात करी, हैप्पीनेस मिलनी चाहिए बस वो मोरल है, बाकी सब इमोरल है। इनफैक्ट प्लेटो ने ये भी इनको बोला था सोफिस्ट को जवाब में कि मेरा अगर तुम्हें थप्पड़ मारने को दिल करता है और मेरे को उससे शांति मिलती है, उससे खुशी मिलती है, तो क्या वो मोरल है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्लेटो तो बहुत ज्यादा इनको करते थे, बट हाँ एरिस्टोटल ने इनसे हैप्पीनेस ले ली। और हैप्पीनेस को उन्होंने इस तरह लिया, एथिक्स जब वो बात करते थे एरिस्टोटल हैप्पीनेस की, तो हैप्पीनेस का मतलब ये है कि हैप्पीनेस वो है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली जो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चले। उसमें उन्होंने मटेरियल हैप्पीनेस की बात नहीं करी। उन्होंने हैप्पीनेस तो लिया कि हाँ, अगर हम मोरालिटी की बात करें या एथिक्स की बात करें तो हाँ हमारा पर्पस और गोल कहीं ना कहीं हैप्पीनेस ही है। और एरिस्टोटल ने जो हैप्पीनेस को वो बोला, उसको वो बोलते थे, एक वर्ड बोला करते थे, यूडोइमेनिया। आई थिंक मेरी स्पेलिंग ये ठीक है, यूडोइमेनिया। और यूडेमोनिया का मतलब वैसे एक्चुअल में ह्यूमन फ्लोरिशिंग होता है, बट ये ग्रीक वर्ड था तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं है, बट उन्होंने हैप्पीनेस हम इसको यहाँ पे मान सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो हैप्पीनेस है वो, एरिस्टोटल ने कहा कि हाँ हैप्पीनेस इसका मेन पर्पस हो सकता है, हमारे एथिक्स का, हमारी मोरालिटी का मेन पर्पस हैप्पीनेस हो सकता है, बट वो हैप्पीनेस वो नहीं है जो थोड़े टाइम में खत्म हो जाए। And that cannot be a material happiness, that has to be spiritual happiness। और उन्होंने मेंटल हैप्पीनेस की बात करी, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की बात करी, और इस तरह उन्होंने यहाँ से ये वाला उन्होंने एथिक्स का प्रिंसिपल लिया कि हाँ हैप्पीनेस हमारा गोल है, बट वो हैप्पीनेस या यूडोइमोनिया हमारा स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, एंड नॉट मटेरियल हैप्पीनेस। मटेरियल हैप्पीनेस नहीं है हमारा गोल। दूसरी बात इन्होंने अपने गुरु को जो खारिज करी, ऐसा बोल सकता हूं मैं, वो ये बोला इन्होंने प्लेटो के बारे में कि प्लेटो ने जो उसकी बात करी है, चाहे वो विजडम की बात करी है अपने, या फिर इन्होंने करेज की बात करी है, या फिर उन्होंने जस्टिस की बात करी है, या फिर टेम्परेंस की बात करी है, तो ये चार कार्डिनल वर्च्यूज उन्होंने दिए थे। वर्च्यूज, वर्च्यूज का मतलब सद्गुण होता है। वर्च्यूज मैं काफी जगह पे यूज कर रहा हूँ, बट वर्च्यूज का मतलब होता है सद्गुण। तो उन्होंने चार वर्च्यूज की बात करी, विजडम, करेज, जस्टिस और टेम्परेंस की। अ, तो प्लेटो ने कहा कि जो भी, सॉरी एरिस्टोटल ने कहा कि मेरे गुरु ने, प्लेटो ने जो भी बोला है वो बोला तो ठीक है, चलो इसको मान लेते हैं कि हाँ विजडम, करेज, जस्टिस और टेम्परेंस, बट प्लेटो ने कहीं ना कहीं उसको प्रैक्टिकल तौर पे नहीं बताया, और उन्होंने एक यूटोपिया सा खड़ा कर दिया है। तो एक यूटोपिया वर्ड बड़ा यूज होता था उस टाइम भी। यूटोपिया का मतलब आदर्शों का समाज खड़ा कर दिया है कि हाँ जहाँ पे विजडम होगा, करेज होगी, जस्टिस होगा, और उसको उस लेवल पे पहुंचा दिया है, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है। आप उसको विजडम को, अ, अभी उन्होंने ऐसा भी बोला कि विजडम आदमी भी, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज हो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, वो भी इमोरल हो सकता है, वो भी गलती कर सकता है। हम इसको ऐसा भी लगा सकते हैं कि आज की सोसाइटी के हिसाब से तो एरिस्टोटल बहुत सही है कि जिसको नॉलेज है हाँ उसके लूप होल्स कुछ ना कुछ निकाल लेता है और अपने अकॉर्डिंगली उसको यूटिलाइज करता है, चाहे लॉज हो गए चाहे रूल्स हो गए। तो उन्होंने ये करेज भी, उन्होंने, एरिस्टोटल ने ये बोला कि करेज का मतलब ये थोड़ी है कि मैं शेर के मुंह में हाथ डाल दूंगा, या फिर मैं कहीं भी पंगा ले लूंगा, या मैं किसी को भी मार दूंगा, या मेरे को गुस्सा आया तो मैं कुछ भी कर दूंगा, तो करेज का मतलब ये भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरे गुरु वो तो ठीक कह रहे हैं कि हाँ ये मोरल तो है, ये वर्च्यूज तो हैं, बट ये यूटोपिया है। यूटोपिया हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अ, जैसे हम भगवत गीता की बात करते हैं तो लोग भगवत गीता को रखते तो हैं पूरा उसमें लाल कपड़े में और घर में सजा के तो रखते हैं, लेकिन कितने लोग एक्चुअल में भगवत गीता जिन आदर्शों की बात करती है, जिसके बारे में बात करती है, उस चीज को फॉलो करते हैं। भगवत गीता के
जो भी उन्होंने श्री कृष्ण ने जो भी रूल्स बोले हैं, जो भी उसके बारे में बताया, कितने लोग उसको एक्चुअली में फॉलो करते हैं, जिसको हम एक्चुअली में धर्म बोलते हैं। खैर उसको हम नीति शास्त्र में पढ़ेंगे जब हम इंडियन एथिक्स को समझेंगे। बट यहाँ पे उन्होंने इस चीज को डिनाई कर दिया एंड ही वेरी क्लियरली सेड, एरिस्टोटल ने कहा कि नहीं, मेरे गुरु ने, प्लेटो ने जो भी बोला है ये वो बहुत यूटोपिया तो बहुत अच्छा है, कि मतलब हाँ आदर्शों में बहुत अच्छा है बट प्रैक्टिकल नहीं। तो देन ही थॉट कि अब इसको प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए, तो प्रैक्टिकल सिर्फ एक ही चीज से बन सकता है। देन ही सेड कि उसको प्रैक्टिकल हम बना सकते हैं बाय फाइंडिंग द मिडल मिडल पाथ। तो इससे नहीं लिखता मैं, हाँ, कि मिडिल पाथ, उसका बीच का रास्ता, हम कुछ भी इसका विजडम का बीच का रास्ता, अ, तो कुछ भी ही क्लियरली डिनाइड कि ऐसा नहीं होता कि मतलब कुछ ना कुछ उसका बीच का पाथ आपको निकालना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि कोई पूरी तरह विजडम मतलब करेजियस हो और वो कुछ भी कर जाए। तो आपको कहीं ना कहीं उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट को नहीं माना, उन्होंने कहा कि हमेशा बीच का रास्ता ही। तो उन्होंने एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट बोली थी कि ऑल एक्सट्रीम्स आर वाइसेस, वाइस, इविल, सो ऑल एक्सट्रीम्स आर इविल। तो दिस इज द स्टेटमेंट बाय प्लेटो। तो उन्होंने इसके बारे में बात करी थी कि हमें मिडिल पाथ फाइंड आउट करना चाहिए, और उसके बेसिस पे जो प्लेटो ने बात करी थी, उन्होंने दो तरह के वर्च्यूज बनाए थे। मैं इसको क्लियर करता हूँ। और उन्होंने दो तरह के वर्च्यूज बनाए, उसके बेसिस पे उन्होंने वर्च्यूज को डिवाइड किया कि एक तो इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज होंगे और एक होंगे मोरल वर्च्यूज। इस तरह उन्होंने वर्च्यूज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और यहाँ से हम उनको समझने की कोशिश करेंगे कि इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज कौन से होंगे और मोरल वर्च्यूज कौन से होंगे। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ कि इनका गोल जो था वो सिर्फ हैप्पीनेस ही था। ह्यूमन फ्लोरिशिंग भी बोल सकते हैं या हैप्पीनेस भी बोल सकते हैं, गोल हैप्पीनेस ही था। तो इन्होंने इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज और मोरल वर्च्यूज, और इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज के लिए इन्होंने जो सबसे बड़ा सिद्धांत लिया, हैप्पीनेस के लिए इन्होंने फिर बार बार यही बोला कि हैप्पीनेस कभी भी मटेरियल नहीं हो सकती, हैप्पीनेस हमेशा आध्यात्मिक या आत्मिक ही होगी, स्पिरिचुअल ही होगी। और हैप्पीनेस को हम इस तरह ले सकते हैं कि जो जितने लंबे टाइम तक चले वो उतना ही मोरल है। जो हैप्पीनेस जितने लंबे टाइम तक चले वो उतनी ही मोरल है। तो सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, इन्होंने एग्जांपल ली, मैं नहीं एग्जांपल ले रहा। इन्होंने फ्रेंडशिप की एग्जांपल ली थी। तो फ्रेंडशिप जो 20 साल चल रही है, 25 साल चल रही है, विदाउट एनी, अनकंडीशनल फ्रेंडशिप है, जो किसी बेनिफिट्स के लिए नहीं है, उसको इन्होंने वर्च्यू ही बताया, उसको मोरल बताया इन्होंने। फ्रेंडशिप को इन्होंने मोरल बताया, नॉलेज को इन्होंने मोरल बताया। तो इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज में सबसे पहले इन्होंने जो बात करी वो विजडम की बात करी, कि विजडम इंटेलेक्चुअल वर्च्यू है। विजडम लर्निंग है, जैसे लर्निंग हमारी आत्मा को सुख देती है। लर्निंग ऐसी चीज नहीं है कि जो मैं याद कर लूंगा, मेरे पास आ जाएगी तो मेरे से कोई छीन सकता है। और जब भी मैं लर्न करने की कोशिश करता हूँ, जब भी मैं कुछ लर्न करता हूँ, तो मेरे को एक्चुअली में मेरी सोल को खुशी मिल रही है। तो विजडम से मेरी सोल को खुशी होती है। और सोफिस्ट के साथ एक डिस्कशन ये भी होता था कि सोफिस्ट हमेशा ये बोलते थे कि मनी के बारे में, मटेरियल चीजों के बारे में बहुत ज्यादा वो बोला करते थे। तो एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट है प्लेटो की कि फिलोसफी विल नॉट मेक यू रिच, बट यस, फिलोसफी विल टेल यू ए वे फॉर द डिग्निफाइड लिविंग। सो विजडम जो है वो आपको हो सकता है कि बहुत रिच ना बनाए, बट हाँ, विजडम आपको एक डिग्निफाइड लिविंग की तरफ ले जाएगी। और जिनको विजडम की आदत पड़ जाए, जिनको विजडम चाहिए, वो बहुत ज्यादा मटेरियल चीजों की तरफ नहीं आकर्षित होते, उनको बहुत ज्यादा तो उनको विजडम ही चाहिए होता है, उनको नॉलेज से ही वो सेटिस्फाइड होते हैं। तो वो उन्होंने एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल वर्च्यू बताया। और जो लोग विजडम से ही वो होते हैं, आई मीन सेटिस्फाइड होते हैं, विजडम के लिए उन्होंने दो चीजें बताई थी। अगेन,
सर्च फॉर ट्रुथ, कि जिनको इसकी आदत लग जाए कि वो सिर्फ सच जानना चाहते हैं। दूसरी परफेक्शन, जो भी ट्रुथ और परफेक्शन एक्चुअली बस उसकी तरफ ही वो चाहते हैं कि मेरे को वो नॉलेज मिल जाए, वो विजडम मिले जो मेरे को ट्रुथ के बारे में, सच में, सच के बारे में, सत्य के बारे में बताए। सही में परफेक्ट क्या है, बिकॉज इस आप इस वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो परफेक्ट है। तो परफेक्ट तो एक ही चीज हो सकती है, तो वो कौन सी चीज है? उसको अलग अलग कोई गॉड बोल देता है, कोई ब्रह्म बोल देता है, कोई कोई किसी भी अलग अलग चीजों से बोल देता है, बट वो कौन सी चीज है जो परफेक्ट है? तो कई जो भी लोग हमारे इंडियन कल्चर में भी जो भी उसको जानने की कोशिश करते हैं, उस परफेक्शन को जानने की कोशिश करते हैं, वो इंटेलेक्चुअल वर्च्यू है। इंटेलेक्चुअल वर्च्यू बहुत बड़ा वर्च्यू है। इट इज नॉट ए, हमने कोई बुक पढ़ ली या हमारी कोई चीज याद कर ली, दैट इज नॉट नॉलेज। उन्होंने उसको इंटेलेक्चुअल वर्च्यू नहीं बताया, बट इंटेलेक्चुअल वर्च्यू इज व्हेन यू एक्चुअली सर्च फॉर द रियल ट्रुथ, विच इज अ रियल ट्रुथ, और आप सच में परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करते हो, तो दैट इज द इंटेलेक्चुअल वर्च्यू। किनके पास इंटेलेक्चुअल वर्च्यू होती है? तो इंटेलेक्चुअल वर्च्यू नॉर्मली उन्होंने उनके अकॉर्डिंगली जो था वो फिलोसोफर्स के पास ही होती है, कि वो ही लोग हैं जो हमेशा विजडम और नॉलेज की तरफ और ट्रुथ की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। आम आदमी उसमें नहीं जाने की कोशिश करता। तो इंटेलेक्चुअल वर्च्यू उन्होंने बताया कि वो फिलोसफर्स हो गए, या एक्चुअली में हम इंडियन समाज में बोल सकते हैं जो बहुत संत होते हैं, जो एक्चुअली ध्यान में बैठते हैं, या जिनका अल्टीमेट गोल ही वो यही होता है कि उनका सर्च फॉर ट्रुथ और परफेक्शन और विजडम। तो उसको उन्होंने इंटेलेक्चुअल वर्च्यू बताया। अब बात आती है मोरल वर्च्यू की। मोरल वर्च्यू के बारे में उन्होंने ये बताया कि मोरल वर्च्यू हम शेयर करते हैं एनिमल्स के साथ। और इसीलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, मैन इज ए रैशनल एनिमल, कि मैन जो है, ह्यूमन जो है, वो एनिमल की कैटेगरी में भी आता है, और इसकी कैटेगरी में, आपकी मैन की, ह्यूमन की कैटेगरी में भी आता है। तो वो दोनों कैटेगरी में आता है। अब वो डिफरेंस वो मैन को ही करना है। अब उसमें चार चीजों के साथ वो एनिमल्स के साथ शेयर शेयर करते हैं, और उसमें हमारे इंडियन उसमें इनफैक्ट बुक्स में भी ये चीज लिखी हुई है कि आहार, निद्रा, अ, भय और मैथुन। आहार मीन्स आपका जो खाना है। तो जानवर भी खाते हैं और आदमी भी खाता है। सोना, जानवर भी सोते हैं और आदमी भी सोते हैं। भय, अगर हमसे कोई बड़ा मिल गया तो मैं डर जाऊंगा उससे, और अगर छोटा मिल गया तो मैं उसको डराऊंगा। तो वो भी हम एनिमल्स के साथ शेयर करते हैं। मैथुन मतलब रिप्रोडक्शन। तो हम ये चार चीजें एनिमल्स के साथ शेयर करते हैं, बट एनिमल्स में एक चीज नहीं होती, अ, उनमें रीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती, सेट, कि उनमें रीजन नहीं होता, उनमें विवेक नहीं होता। और यही चीज आदमी को एनिमल से अलग बनाती है। और मोरल आदमी वो है जिसको ये पता हो कि अगर मेरे को आहार लेना है तो कितना आहार लेना है, कितना मेरे लिए सफिशिएंट है, और कितना मैं अपना पेट भर के दूसरे को भी दे सकूं, कितना मेरे को सोना चाहिए। जो समझ सके कि भय है क्या, मतलब डर क्या है, अपने ऊपर कितना कंट्रोल रख सकता है। तो बेसिकली अपने ऊपर आप कितना कंट्रोल रख सकते हो, मैथुन। जैसे हम रिप्रोडक्शन की बात कर सकते हैं या सेक्स की बात कर सकते हैं। तो ये चार चीजों में आदमी को जो इन चार चीजों में डिफरेंशिएट करती है वो रीजन है, और वही चीज आदमी को मोरल बनाती है। इन जानवरों में वो मोरालिटी इसलिए नहीं होती क्योंकि उनको नहीं पता होता कि रुकना कहाँ पे है। So we can say that animal is not responsible, but yes, man is responsible. तो उन्होंने अब जब मिडल पाथ की बात आई तो उन्होंने उसको बताया कि ऑल एक्सट्रीम्स आर वाइस और इविल। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ऑल एक्सट्रीम्स आर इविल। कोई भी एक्सट्रीम होगी इस चीज में,
तो उन्होंने और एरिस्टोटल की मेरे को ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि उन्होंने प्लेटो की जो यूटोपिया वाला समाज था, तो जो आदर्श वाला समाज था, उसको उतार के वो एक्चुअली जमीन पे ले आए। तो मेरे को एरिस्टोटल की ये बात बहुत अच्छी, उन्होंने एक्चुअली प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बता दिया कि जो अपने आप को इन चीजों में कंट्रोल कर सकता है, चाहे हम विजडम की बात ले लें या फिर हम करेज की बात ले लें। अब करेज भी ऐसा नहीं कर सकते कि कोई आदमी कोई भी सिचुएशन, सपोज हार्डशिप सभी के पास आती है, तो हम उसमें भाग भी नहीं सकते और डर के भाग भी नहीं सकते, तो हमें उसका सामना ही करना पड़ना है। और सपोज हार्ड कंडीशन, ऐसा भी नहीं हम कर सकते कि हार्ड कंडीशन जिनके कारण आई है कि हम गुस्से में आके उनको मारने ही चल जाएं और उनका मर्डर ही कर दें, तो हम वो भी नहीं कर सकते। तो जो कॉवर्डनेस है वो भी एक्सट्रीम है, और जो अगर हम हथियार उठा लेते हैं या मारते हैं किसी को, तो वो भी एक्सट्रीम है। तो मिडल पाथ जो है, उसका सामना करना, उसको समझना, प्रॉब्लम को, उसको अंडरस्टैंड करना और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, तो वो आदमी कर सकता है, वो रीजन आदमी के पास है। दिस इज व्हाट ही सेड। और ये चीज मैं काफी एग्री करूंगा जो इन्होंने बोला प्लेटो ने। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा मोरल और इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज की। तो मोरल वर्च्यूज उन्होंने बताया जो करेज है, तो हमें कहाँ पे रुकना है, तो ये हमारे मोरल वर्च्यूज हैं, लिबरलिटी एंड जेनरोसिटी, प्राइड, राइट एम्बिशन, पेशेंस, ट्रुथफुलनेस। बट उन्होंने कहीं भी ये नहीं बताया, उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी आदमी अगर ऐसा कहे कि हाँ, ही ऑल्सो सेड वन वेरी राइट थिंग। हम जो हमारी इंटरनल डिजायर्स हैं उनको ऐसा नहीं मार नहीं सकते हम लोग। तो हम मोरालिटी के नाम पे ऐसा नहीं कर सकते कि मैं एकदम खाना खुना छोड़ दूं और मैं एकदम सन्यासी बन जाऊं, क्योंकि जो भी सन्यासी भी होते हैं उनको भूख तो लगती है, तो वो ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरे को भूख नहीं लगेगी, लेकिन अंदर से तो भूख लगी रही है। और अगर रोटी नहीं खा रहे तो अन्न नहीं खा रहे, तो वो दूध पी रहे होंगे या कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी डिजायर्स को मार नहीं सकते, तो फिर इसलिए आप एक्सट्रीम्स में नहीं जा सकते। एक्सट्रीम उन्होंने पूरी तरह गलत बताया था। और उन्होंने बहुत क्लियरली ये चीज बोली थी कि ऑल एक्सट्रीम्स आर इविल। तो आपको मिडिल पाथ चुनना ही पड़ेगा। हाँ, मिडिल पाथ आपको कैसे पता लगता है? वो धीरे धीरे आपको अपने एक्सपीरियंस से पता लगता है, आपके विजडम से पता लगता है। तो दो चीजें उन्होंने जो बहुत अच्छी मेरे को लगी थी वो ये कि सबसे पहले अगर आपको मोरालिटी के बारे में देखना हो, हैप्पीनेस के बारे में देखना हो, तो हैप्पीनेस, उस हैप्पीनेस को पकड़ना जो जितना लंबे समय तक चल सके। लंबे समय का तक, जैसे आप ऐसा कोई काम कर जाओ जिसके बाद भी आपको लोग 100 साल तक याद रखें। तो वो जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद हो गए, आदि शंकराचार्य हो गए, गुरु नानक देव जी हो गए, ऐसे काम आप कर जाओ जो आपको, जीसस क्राइस्ट हो गए, तो लंबे समय तक आपको याद रखें, तो वो मोरल है। वो वाली हैप्पीनेस जो जितना लंबे टाइम तक चलेगी, उसको उन्होंने मोरल बताया। इसीलिए उन्होंने अब मटेरियल को उन्होंने इसलिए नहीं माना कि जैसे हमने बहुत अच्छा खाना खा लिया लोग, तो खाना कितनी देर, दोपहर को फिर भूख लग जाएगी या कुछ टाइम में। हमने कोई बहुत अच्छी कार ले ली तो वो 1-2 महीने का खुशी देके वो फिर खत्म हो जाती है। बहुत कपड़े भी ऐसे हो गए। तो वो सारी चीजें हाँ इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, बट उन्होंने उसको मोरालिटी और हैप्पीनेस का सोर्स उन्होंने नहीं माना। he didn't said, उन्होंने कहा कि शारीरिक या मटेरियल हैप्पीनेस इज नॉट कंसिडर्ड एज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हैज टू बी कंसिडर्ड एज अ स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, द हैप्पीनेस फॉर सोल। तो वो ये बात जरूर करते थे कि हाँ, हैप्पीनेस उनका प्राइम गोल था। और हैप्पीनेस जो जितनी ज्यादा लंबे तक टाइम तक चल सके, और उसके हिसाब से हमें मिडल पाथ चुनना चाहिए। चाहे वो अब आपके सामने ही है ये मोरल और इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज। तो इस तरह एरिस्टोटल ने उस चीज को डिवाइड कर दिया। अब हम अगले सेशन में थोड़ा देखेंगे कि उन्होंने कैसे फ्रेंडशिप को, जस्टिस को, और ऐसी उन्होंने 7 कैटेगरीज ली थी। तो मैं थोड़ा सा एक सेशन और बनाऊंगा एरिस्टोटल के एथिक्स के ऊपर। और उसके बाद जो मॉडर्न फिलोसोफर्स आए, मॉडर्न फिलोसोफर्स में ये जेएस मिल थे, जिनकी
जो हैप्पीनेस की थ्योरी है या फिर वर्च्यूज की थ्योरी है, आज हमारे कॉर्पोरेट्स में भी काफी ज्यादा यूज होती है, तो उन्होंने उसको और ज्यादा, बट एरिस्टोटल ने बेस रखा था। और उसके बाद हम एक जेएस मिल के बाद हम कांट को पढ़ेंगे, तो वेस्टर्न फिलोसफी में इन मेन मेन फिलोसोफर्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पॉसिबली मेरे ख्याल से 2 से 3 सेशंस और होने चाहिए वेस्टर्न फिलोसफी के ऊपर, उस एथिक्स के ऊपर। अभी मैं सिर्फ एथिक्स की बात कर रहा हूँ, फिलोसफी की बात नहीं कर रहा। इट्स अ वेरी वेरी बिग सब्जेक्ट वेस्टर्न फिलोसफी। तो वो भी हम करेंगे, बट हाँ, एथिक्स की जब हम बात करते हैं तो वेस्टर्न फिलोसफी के एथिक्स में हम 5 इनको कवर करेंगे, और उसके बाद हम इंडियन एथिक्स की बात करेंगे। सो ये था आज एरिस्टोटल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो समझ लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। और अगर जो भी आपको इसमें अच्छा लगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्च्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ इसको धर्म बोलते हैं, द एक्ट ऑफ राइटियसनेस, जिसकी आज समाज में बहुत ज्यादा जरूरत है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। टेक केयर, बाय बाय।